हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति का संबंध लघु उद्योग से है। बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो जिस समय स्वतंत्र हुआ था देश, उस समय कृषि पर निर्भर थे 75% जनसंख्या के। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन तीसरा नंबर। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई 1969 में। बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो पशुधन में सर्वाधिक आय जो है यह मुर्गी पालन का है। बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? हमको देखना है कौन सा युग्म सही है। जिसमें पहला दिया हुआ है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है यह कर्नाटक में है। ये बिल्कुल सही है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, यह कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। और सब देख लेते हैं, क्या है? कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, यह केरल लिखा हुआ है। तो कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य केरल में नहीं, तमिलनाडु में है। ठीक। उसके बाद दिया हुआ है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। तो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो है यह कर्नाटक में है। ठीक। उसके बाद दिया हुआ है होकेरा आर्द्रभूमि। तो होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब दिया है, पंजाब नहीं होगा, जम्मू कश्मीर होगा। जेके। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या है? सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया वर्ष 2014 में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। क्या है? उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो उर्दू भाषा के लिए जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है वह है फिराक गोरखपुरी। ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है यह है ब्रिज से। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सोपारी का संबंध जो है यह संतूर से है। ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? पाखुपिला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध जो है कौन से राज्य से है? तो पाखुपिला का है मिजोरम से। ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। पाखुपिला मिजोरम। और याद रखिएगा चेरोकान भी कहाँ का है? मिजोरम का है। पाखुपिला चेरोकान, ये याद रखिएगा कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का। पंजाब का देख लेते हैं क्या सब है। भांगड़ा है, गिद्दा है, डफ है, ये सब कहाँ का है? पंजाब का है। पश्चिम बंगाल का क्या सब है? जात्रा, बाउल, कीर्तन, ये सब पश्चिम बंगाल का है। केरल के बारे में याद कर लीजिएगा। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, ओट्टम, ये सब कहाँ का है? केरल का है। पाखुपिला कहाँ से? मिजोरम से संबंधित है। अगला देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? मौर्य काल में एग्रोनोमोई, क्या है? एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो एग्रोनोमोई जो संबंधित था यह मार्ग निर्माण विभाग से था। डी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? 12वां नंबर में न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो न्याय दर्शन का संबंध जो है यह गौतम से है। ठीक, महर्षि गौतम से न्याय दर्शन का संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते इसी में और सब देख लेते हैं। जैसे बी में ऑप्शन दिया हुआ है जैमिनी। जैमिनी किससे संबंधित है? पूर्व मीमांसा से। पूर्व मीमांसा दर्शन से जैमिनी है। चारवाक जो है यह चारवाक दर्शन से है। और कपिल जो है यह सांख्य दर्शन से है। न्याय दर्शन गौतम से है। ठीक, अगला देख लेते हैं 13वां नंबर। क्या निम्न में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण किए थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि धारण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किए थे। दाग और हुलिया प्रथा का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ही किया था। इन्होंने ही स्थायी सेना रखा था जिसको कि सैलरी भी देता था। अगला देख लेते हैं, क्या है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में जान लीजिए। ये आगरा का संस्थापक है, स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। बलबन के बारे में जान लीजिए। बलबन सिजदा पैबोज प्रथा शुरू किया था। नौरोज त्योहार का शुरू करवाया था। चहलगानी प्रथा को बंद करवाया था। लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था। ये बलबन से रिलेटेड है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको पागल, सनकी, रक्त पिपासु, स्वप्नशील राजा कहा जाता है। ठीक, इन्होंने अपने राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी कर लिया, जिसका नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। इसी के समय में इब्न बतूता आया था मोरक्को से। ठीक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी रहला। इब्न बतूता को यह काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा का सिक्का चलवाया, जिसका कि मूल्य चांदी के मूल्य के बराबर कर दिया। ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया हुआ है। सिकंदर एसानी, अलाउद्दीन खिलजी, ए नंबर ऑप्शन में याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 14वां नंबर। क्या है? प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे देवराय द्वितीय के दरबार में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्न में किसने बाबर को सर ए पूल के युद्ध में पराजित किया था? तो सर ए पूल के युद्ध में जो पराजित किया था यह था शैबानी खां। सी इसका उत्तर हो जाएगा।
अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो बनाया था, यह बनाया था मोहम्मद रजा खान को। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर देख लेते हैं क्या है। निम्न में किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहते हैं, जनक माना जाता है? तो कौन जनक माना जाता है स्थानीय स्वायत्त शासन का? तो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक है, यह है कर्जन। के इसका उत्तर हो जाएगा। कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। देख लेते हैं रिपन के बारे में। रिपन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था, खत्म किया था। उसके बाद डलहौजी के बारे में देख लेते हैं। डलहौजी के समय में व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसको हरप नीति कहते हैं या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, यही शुरू किया था। वो डिस्पैच जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए, इन्हीं के समय में शुरुआत किया गया था। इन्हीं के समय में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। इन्हीं के समय में डाक सेवा शुरू किया गया था। और देख लेते हैं फिर कैनिंग के बारे में। कैनिंग जो था यह लास्ट गवर्नर जनरल था और पहला वाइसराय था कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देखें स्थानीय स्वायत्ता शासन के जनक जो हैं ये कौन? कर्जन है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 18वां नंबर क्या है। भारतीय भाषा में 1857 में विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय जो था यह था सैयद अहमद खां। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखें कौन निरस्त किया था। लॉर्ड रिपन जो है यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। लॉर्ड लिटन जो है, लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था या लागू किया था, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकार की दो विशेषताएं हैं? कौन कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकार की दो विशेषताएं हैं? तो यह कहा था भगत सिंह। इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां नंबर क्या है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का जो घटनाओं का कालक्रम है देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल जो था ये 1918 ईस्वी में, ये 1918 ईस्वी में फरवरी में हुआ था। ठीक, उसके बाद है खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन भी 1918 में हुआ था और यह हुआ था मार्च में, याद रखिएगा। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। तो इस तरह से हम मेरा जो उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 22वां नंबर। 22वां नंबर थोड़ा क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, एडजस्ट कर लेते हैं। देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्या है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत में ने किसी पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा क्या है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी यह बौद्ध को। किनको? बौद्ध को। ए उत्तर हो जाएगा उसका। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया? सुनिएगा क्या है। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां नंबर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जय शाह को नियुक्त किया गया। ये भारतीय हैं, अमित चच्चा के लड़का हैं। ठीक, इसके बारे में एक के बारे में और देख लेते हैं। यहाँ है रोजर बिन्नी लिखा हुआ है, इसके बारे में जान लीजिएगा। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। कितने नंबर के? 36वां अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के रोजर बिन्नी। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था आपातकाल को 25 जून 1975 को। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अगला क्या है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? क्या चीज में? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 129वां। अगला 27वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? तो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो दिया गया, यह दिया गया है संजना ठाकुर को। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं 28वां नंबर क्या है। केंद्रीय बजट 2024-25 के 4 विषयों में बांटा गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक विषय इसमें शामिल नहीं है? तो जो विषय इसमें शामिल नहीं था वह था शिक्षा। अगला देख लेते हैं
29वां नंबर क्या है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई? तो 24-25 में जो टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की गई है, यह है एंजल टैक्स, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश ने किया? तो जो चक्रवात दाना का नामकरण किया है, यह किया है कतर, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम था स्वयं और समाज के लिए योग। क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। अगला देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो चलाया गया है, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हम्म, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट पड़ी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट पड़ी का जो शुभारंभ किया गया, यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण मतलब ब्रेन इम्प्लांट किया गया? ये कहाँ, ब्रिटेन के डॉक्टर के द्वारा और ब्रिटेन में किया गया है। क्या चीज़ का ब्रेन इम्प्लांट किया गया है, एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण करा गया, किस देश में? ब्रिटेन में। अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल 6 पदक अपने नाम किया, जिसमें 1 रजत पदक था और 5 कांस्य पदक, मतलब 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। भारत का रैंक रहा 71वां। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई? तो संविधान हत्या दिवस जो मनाया गया है 25 जून को मनाया गया, क्योंकि 25 जून 1975 को ही आपातकाल लागू किया गया था और इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिहार के पहले शुष्क उद्घाटन का जो उद्घाटन किया गया, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, यह नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया है, ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण जो किया जा रहा है, यह काशी में किया जा रहा है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39वां नंबर है क्या, हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया? तो WHO के द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में जो घोषित किया गया, यह कौन सा बीमारी है? यह है मंकी पॉक्स, ये हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को किया गया। अगला देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को बढ़ा करके कर दिया गया है मार्च 1925, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 42वां नंबर क्या है, हाल ही में कुल कितने महिलाओं को वर्ष 2024 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? सॉरी, फिर से सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है टोटल 23 महिलाओं को। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द जो है यह तत्पुरुष समास है, ये इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है यह है वर्ण, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45वां नंबर क्या है, अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो अत्यावश्यक किसका है? यण संधि का। ईस और अ बराबर य होता है, तो अतिश और आवश्यक अत्यावश्यक होता है, यह यण संधि का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, अंधे के हाथ में बटेर लगना। तो अंधे के हाथ में बटेर लगना का मुहावरे का अर्थ होता है बिना परिश्रम के सफलता मिलना, डी नंबर में इसका उत्तर है, बिना परिश्रम के सफलता मिलना, अंधे के हाथ में बटेर लगना। उसके बाद देख लेते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। तो 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो जिसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है वह है शिशु सो रहा है। अकर्मक क्रिया यह होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, नहीं लगता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। शिशु सो रहा है, ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, इसमें सोना जो है अकर्मक क्रिया है, ठीक, सोना हंसना ये सब अकर्मक क्रिया है। अगला देख लेते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इत्यष्टि का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका होता है रेप्ट्योर, रेप्ट्योर होगा, इसका रेप्ट्योर का मतलब आनंद और उत्साह होता है, तो इसेस्टिक इसेस्टेसी का भी यही होता है, आनंद या उत्साह। अगला देख लेते हैं 49वां नंबर
49वां नंबर क्या है, हमको सेलेक्ट करना है करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट का, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन किसका, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का। तो हमको इसमें देखना है डायरेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट स्पीच देखना है कौन सा है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, यही है डायरेक्ट स्पीच, ये पहला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, हमको फिलर डालना है इसमें, क्या है, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई कैन नॉट लैंड यू मनी, ठीक, ये डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। तो ये 1793 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होंगे या कर्मचारी होंगे उसके वेतन जो है भारत के राजस्व की व्यवस्था से ही दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन के तहत। 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 12वीं अनुसूची में म्यूनिसपैलिटीज़ है, नगर निगम है, ठीक। ये 74वां संविधान संशोधन जो है यह 1992 में आया था, इसमें 12वीं अनुसूची म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही आया, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ा गया जो पंचायत से रिलेटेड था, एक पंचायत और दूसरा म्यूनिसपैलिटी या नगर निगम से। उसके बाद देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया भाग 4A में, आर्टिकल अनुच्छेद 51A में। उसे 44वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में दिया, ठीक। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 53वां नंबर, क्या फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रगढ़, यनम को और कैरिकल को भारत को कब सौंपा था। सुनिएगा फिर से क्वेश्चन, क्या है, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रगढ़, यनम, कैरिकल को भारत को कब सौंपा था। तो ये जो सौंपा था, यह सौंपा था नवंबर 1954 में। ये सब जो बस्तियां हैं ये सब फ्रांस सरकार के अंडर में था और नवंबर 1954 में ये भारत सरकार को सौंप दिया। अगला देख लेते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो मौलिक कर्तव्य नहीं है हमको ये देखना है। पहला क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। सी में है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य में आता है पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना, ये सब आता है मौलिक कर्तव्य में। जो नहीं आता है वो डी नंबर ऑप्शन है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं 55वां नंबर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें भी देखना है हमको कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं, क्या है, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के तहत बिल्कुल सही है। क्या है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 के अंदर आते हैं, ये भी सही है। कहते हैं जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति पद से हटाने की संकल्पना विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 के तहत बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी सही है, डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उसके बाद 56वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे कम मतदाता वाला जो है लोकसभा क्षेत्र यह लक्षद्वीप का है, ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 57वां नंबर, क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर की गई, ये भी सही है। सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अगला देख लेते हैं, क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, एक वर्ष में कम से कम 3 बैठक होना चाहिए। तो यही ऑप्शन सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है, असत्य है कथन। उसके बाद देख लेते हैं डी नंबर में क्या दिया हुआ है, अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनको सलाह देना है, ये भी बिल्कुल सही है। और जान लीजिए अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्य जो होते हैं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उससे संबंधित राज्य के जो गवर्नर होंगे वो उसके सदस्य होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58वां नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? देख लेते हैं क्या है। सूचना की पारदर्शिता ये उल्लेखित है। उसके बाद देख लेते हैं सूचना का प्रकटन ये भी उल्लेखित है। उसके बाद है संसूचित, क्या है? संसूचित नागरिकता ये भी उल्लेखित है। उसके बाद क्या है? लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये सभी जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो ये सभी जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59वां नंबर। क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, कहता है उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उसका जो वर्णन वर्णित है यह 64 में भी है और 89 में भी है। 64 और 89 दोनों में बताया गया है जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 66 दिया हुआ है। अनुच्छेद 66 के तहत हम लोग जानते हैं जो उपराष्ट्रपति होता है वाइस प्रेसिडेंट, इसके इलेक्शन से रिलेटेड अनुच्छेद 66 में बताया गया है। अगला देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितना कितना है। कर्नाटक दिया हुआ है पहला ऑप्शन, कर्नाटक में 28 है। गुजरात दिया हुआ है, गुजरात में कितना है? 26 है। राजस्थान में 25 है और मध्य प्रदेश में 29 है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक है वह मध्य प्रदेश में है। इसका डी हो जाएगा उत्तर। ऐसे ही अगर पूछा जाएगा कहाँ ज़्यादा है तो हम लोग जान लेते हैं। यूपी में कितना है? 80 है, तो सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। और अगर बिहार के बारे में पूछा जाएगा तो बिहार में कितना है? 40 है। याद रखिएगा, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है? 61वां नंबर। क्या है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? क्या है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है यह कौन सी है? तो यह जो है यह मलक्का जल संधि है जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ठीक, और सब देख लेते हैं। जैसे पाक जल संधि है तो पाक जल संधि जो है यह किसको किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक जल संधि। उससे नीचे दिया हुआ है कारी माटा जल संधि। तो कारी माटा जल संधि है दक्षिण चीन सागर वो जावा सागर को जोड़ती है कारी माटा जल संधि। उसका दिया हुआ है क्या? हारमुज जल संधि। तो हारमुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हारमुज जल संधि। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है मलक्का जल संधि। ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 62वां नंबर। क्या विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला जो देश है यह है कनाडा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन क्षेत्र के कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? यह 45 से 66 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच कहलाता है टेम्परेट जोन, जिसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसका बी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64वां नंबर। क्या है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह जो छोटा होगा वो हल्का होगा। तो बुध जो है सबसे छोटा है, तो यही होगा सबसे हल्का ग्रह। ठीक, ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये सबसे स्पीड चलता है, सबसे कम दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है ये बुध है। अगला देख लेते हैं क्या है? विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? तो विश्व को टोटल 24 समय जोन में विभाजित किया जाता है। यह डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पर है? जर्मनी में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 67वां नंबर। क्या है? भारत की सबसे ऊँची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन-सी है? तो सबसे ऊँची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली जो नदी है, यह कौन-सी है? हुगली नदी है। ये ए हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को सुनिए। क्या है? भारत में सबसे ऊँची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन-सी है? यह हुगली है। उसके बाद देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? 1 मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक में दिया हुआ है स्थानांतरित कृषि और दूसरा दिया हुआ है विभिन्न क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र में कौन सा कृषि होता है ये हमको देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है रोका। रोका कृषि ब्राज़ील से रिलेटेड है, तो 1 का आर हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है खिल। खिल जो है हिमालय पट्टी से रिलेटेड है, ये हो जाएगा 2 का एस। तीसरा है झूमिंग। झूमिंग जो है उत्तर पूर्वी भारत में होता है, तो ये इसका हो जाएगा 3 का पी। ठीक, उसका दिया है मिल्पा। मिल्पा जो था ये मेक्सिको में होता है, ये क्यू हो जाएगा। तो RSPQ ये ऑप्शन नंबर सी में है, ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 69वां नंबर। क्या है? प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो प्रीडेटर्स के अंतर्गत कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? ये प्रथम प्रथम तो आते नहीं है इसमें। इसमें द्वितीय और तृतीय आते हैं प्रीडेटर्स में, तो बी और सी हो जाएगा इसका उत्तर।
अगला देख लेते हैं। सब भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में पड़ता है। हेमिस ये सबसे बड़ा भी राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस उद्यान कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, और सबसे ऊंचाई पर भी पड़ता है। जिम कॉर्बेट जो है यह उत्तराखंड में है। केबुल लामजाओ जो ये मणिपुर में है। उसके बाद बांदीपुर है, यह कर्नाटक में है। ठीक, अगला देख लेते हैं। उसके बाद क्या है? कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि जो मतलब प्रत्यारोपित पौधे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पौधे को लगाते हैं, वो नहीं उगते हैं। ठीक है, लगाने के बाद तो इसमें क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, अधिकांश बारीक जड़ जो होता है वह प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। तो उसका जो अधिकांश बारीक जड़ होता है जिससे वह खनिज लवण से लेता है वो नष्ट हो जाता है, इस वजह से वह नहीं उगता है। सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 72वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको देखना है कौन से कथन सही हैं। सबसे पहले देखो, वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। तो वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है? वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, नहीं, गलत है। उसके बाद क्या है? वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचरित होता है, नहीं, गलत है, सिर्फ वाहक के द्वारा नहीं होता है। तो इसमें हमको देखना है कौन सा सही है, तो केवल एक ही सही है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो जो कटा हुआ सेब है वो काटने के बाद नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब सेब को काटते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो कह रहा है क्या, जो सेब भूरा हो जाता है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो कम किया जा सकता है उस पे अगर हम नींबू का रस का उपयोग करेंगे तो वो कम किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है, नींबू का रस जो होता है यह एंटीऑक्सीडेंट है, समझे, जो कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को सोख लेता है। और सेब को अगर हम काटते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। अगर हम नींबू का रस का प्रयोग कर लेंगे तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को सोख लेगा। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो पादप कोशिका में जो अपना स्वयं का डीएनए होता है यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ये हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या? आंख की सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना नेत्र दान करता है तो उसमें कॉर्निया ही दान किया जाता है, और यह सबसे बाहरी भाग भी है आंख का। आइरिश के बारे में जान लीजिए। कोई भी आंख का रंग, किसी का आंख नीला हो जाता है, काला होता है, भूरा होता है, वह इसके आइरिश की वजह से ही होता है। अगला देख लेते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो जो पाचक एंजाइम है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है वह कौन सा है, ये देख लेते हैं। तो जो टाइलिन है, टाइलिन किससे? ये लार से निकलता है। टाइलिन के साथ में एक और याद रखिएगा, माल्टेज। टाइलिन, माल्टेज, ये लार से निकलता है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है रेनिन। रेनिन और पेप्सिन जो है यह स्टोमक से निकलता है। रेनिन प्लस पेप्सिन, यह जठर ग्रंथि कहिए या फिर स्टोमक कहिए, वहाँ से निकलता है। उसके दिया हुआ इरेप्सिन। इरेप्सिन जो होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से नहीं निकलता है। उसका दिया हुआ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, हमारा उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब कहाँ से? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। क्या चीज़? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, याद रखिएगा। और सबके बारे में क्या है? टाइलिन है और माल्टेज है। टाइलिन माल्टेज लार में पाया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा है क्या? रेनिन, और इसके साथ में याद कर लीजिएगा पेप्सिन। रेनिन पेप्सिन जो है यह हम लोग के स्टोमक में होता है, जठर ग्रंथि में। ठीक, उसके बाद ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये अग्नाशय में, पेनक्रियाज में होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 77वां नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो संघ मोलस्का के जो हैं वो देख लेते हैं क्या है प्रमुख लक्षण। कहते हैं इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, बिल्कुल सही है। जो मोलस्का जंतु होते हैं, इस संघ के जो जंतु होते हैं, इसका रक्त रंगहीन होता है। और उसके बाद कहते हैं उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। कहते हैं इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी जो है सही लक्षण है किसका? मोलस्का जंतु के। अगला देख लेते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो जो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है वह है श्वास नली। श्वास नली डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। और सबके बारे में देख लेते हैं। आंत जो है यह पेचिस
से पेचिस टाइफाइड इससे प्रभावित होता है आंत। अगला देख लेते हैं क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा क्षय रोग, टीबी इस सब से प्रभावित होता है। उसका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होता है कोढ़। कोढ़ जानते हैं, जो शरीर पर एक चकते हो जाते हैं उसको कोढ़ कहते हैं, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और श्वास नली डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिया हुआ है सुमेलित करना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है, इसको लीवर कहते हैं, तो 1 का आर हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है सबसे बड़ा कपी। कपी जो बंदर प्रजाति का है उसको कहते हैं, तो सबसे बड़ा कपी जो है ये कौन है, गोरिल्ला है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 का पी। उसके बाद दिया हुआ है सबसे बुद्धिमान कपी, ये कौन है, चिंपैंजी है, हम लोग सब कोई जानते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का क्यू। उसके 4 में सबसे छोटा कपी जो है ये गिब्बन है, ये हो जाएगा एस। ठीक, इस तरह से आर पी क्यू एस देखते हैं कितने में है, ए नंबर ऑप्शन में ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, ए इसका उत्तर हो जाएगा। और सब देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल B11 का रासायनिक नाम है। उसका दिया हुआ टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। उसके बाद पैरिडॉक्सिन दिया हुआ है। पैरिडॉक्सिन विटामिन B6 का है। ये विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, और B11 का जो है यह किसका है, ये फॉलिक अम्ल है। ठीक, और बायोटीन जो है किसका है, B7 का है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 80वां नंबर। ठीक, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम को के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। फिर सुनिएगा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसमें देख लेते हैं बी नंबर ऑप्शन में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, ये जो है हाइड्रोकार्बन के उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। क्या है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन, ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 82वां नंबर। क्या है, टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है। तो टूथपेस्ट जो रोकता है यह आंतरिक अम्लता को बेअसर कर देता है। जो आंतरिक एसिडिटी होता है उसको बेअसर कर देता है, और इस प्रकार वो दांत की सड़न को रोकता है। 83वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है। हमको देखना है कौन सी विधि सही नहीं है दही रखने की। तो सबसे पहले क्या, स्टेनलेस स्टील बर्तन में रखना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। तांबे के बर्तन में रखना, तो तांबे के बर्तन में हम दही को नहीं रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि तांबा के साथ कोई भी चीज़ का जल्दी रिएक्शन होता है, इससे क्या होगा, जो दही का टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो हमारा उत्तर जो है यह बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम तांबे के बर्तन में नहीं रख सकते, बाकी प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं, ये भी सही है, और कांच के बर्तन में भी रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं 84वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि क्या होता है, यह एक प्रकृति में द्विध्रुवीय है, बिल्कुल सही है। जल जो है किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थ को घोल सकता है, क्योंकि ये जो है यह एक प्रकृति में द्विध्रुवीय है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। तो जो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है वह मेलामाइन, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है, अवरोही क्रम में, मतलब ज़्यादा से कम की ओर। तो देख लेते हैं किसकी क्रियाशीलता अवरोही क्रम में कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं किसका ज़्यादा होगा, पोटेशियम का होगा, तो 1 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद सोडियम का होगा तो 2 ये हो जाएगा। उसके बाद फिर किसका हो जाएगा, कैल्शियम का होगा, और फिर मैग्नीशियम का हो जाएगा। इस तरह से कैसे हो जाएगा, 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3 सही है। ठीक, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला 87वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, सीजियम का किया जाता है और पोटेशियम का किया जाता है, तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, तरल नाइट्रोजन Ln2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इसका क्या क्या है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैर संक्षारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। ठीक, क्या है, यह एक रंगहीन है, क्या है ये, तरल नाइट्रोजन Ln2 जो है
एक रंगहीन है, गंधहीन है, गैर संक्षारक है, गैर ज्वलनशील है, अत्यधिक ठंडा तरल है। दूसरा क्या है, इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई लंबाई के बीच क्या संबंध होता है? तो एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच में जो संबंध होता है वह होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट इसका एल का। डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। ठीक, एक तरफ आंख से रिलेटेड संबंधित जो प्रॉब्लम है वो दिया हुआ है, आंख से संबंधित रोग दिया हुआ है, नेत्र से संबंधित, और दूसरी तरफ किस प्रकार का उसमें लेंस लगा करके ठीक किया जा सकता है। जैसे दिया हुआ है सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो एक का क्यू हो जाएगा। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। मायोपिया में अवतल और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल। उसके बाद दिया हुआ है प्रेस बायोपिया में द्विफोकल लगाया जाता है। तो प्रेस बायोपिया में द्विफोकल लगाया जाता है। उसके बाद क्या है दृष्टि वैषम्य बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। ये आर हो जाएगा। तो क्या इस तरह से क्या हो गया क्यू पी, उसके बाद एस और आर, एस आर क्यू पी एस आर। ये ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। बिल्कुल सही है। इनके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? जब सूर्य की रोशनी एक बारिश की बूंद पर पड़ती है तो इससे इंद्रधनुष बनता है। तो इसके लिए कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? तो ये देख लेते हैं कौन सी भौतिक घटनाएं। परावर्तन भी जिम्मेदार है, अपवर्तन भी जिम्मेदार है, आंतरिक परावर्तन भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 92वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं निम्नलिखित कथन पर। क्या है? प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। सही है। इसमें देख लेते हैं। उसके बाद क्या है? पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। बिल्कुल सही है। क्या कहता है? उपर्युक्त में से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है? तो ये सभी की मीडिया में चर्चा होती है। तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, और इसी तरह का प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।